सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। आज अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चंस करने वाले हम, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एवरेज का क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन पिक कर लेते हैं। इसमें 42% दे रखे हैं अपनों को और टू ओल्डेस्ट पर्सन के बारे में बता रखे हैं कि 70 ईयर्स और 62 ईयर्स है। और ये बोल रखे हैं कि इफ दे लीव द ग्रुप तो एवरेज एज जो है वो 0.25 ईयर से ड्रॉप हो जाएगी। तो इसमें इनिशियल एवरेज एज पूछी हुई है टोटल ग्रुप की, ठीक है ना। तो 42% अपनों को यहाँ पे दे रखे हैं और जिनकी एवरेज एज अपनों को निकालनी है अभी पता नहीं है। और अगर 70 और 62 वाले जाते हैं तो 0.25 ईयर से एज जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 40% की 0.25 ईयर्स में कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे मेरे पास में टोटल निकल के जो आएगा वो 10 ईयर्स आएगा, ठीक है। 0.25 को अगर मैं 40 से कर रहा हूँ तो मेरे पास में 10 ईयर्स एज आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ईयर्स की एज जो है वो एवरेज एज में से ड्रॉप हुई है, ठीक है ना। जो भी एवरेज एज रही होगी उसमें से ये लोग 10 ईयर्स की जो एज है वो लेके चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि यार इनकी इसकी 70 है, इस वाले पर्सन की 62 है, 10 ईयर्स यहाँ पे ड्रॉप हो गई तो अपने पास में एज बचेगी कितनी। तो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 42 पर्सन्स की अगर मैं एज मानूं, जस्ट सपोज कि 42 पर्सन्स की एज, वैसे मानने में कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्टली 10 ईयर्स के हिसाब से देख लेते हैं इसको कि 10 ईयर्स अगर ड्रॉप होती है तो क्या होगा। तो 10 ईयर्स अगर ये एज लेके गए हैं तो इसका मतलब है कि एवरेज एज में से इनकी दोनों की मिला के 10 ईयर्स हुई होगी, ठीक है। तो एक बंदा 62 का है, एक बंदे की एज है 70 ईयर्स, ठीक है। अब अगर मैं ये मान के चलूं, जस्ट सपोज एक एक इमेजिनेशन करके आप देखना कि अगर मैं 60 मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो 60 अगर मैं मान के चलता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि भाई ये जो है ये तो 2 इससे ज्यादा है और ये जो है 10 ज्यादा है, तो टोटल 12 ईयर्स ज्यादा आ गई। ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि अपने पास में तो 10 ईयर्स अपनों को गैप लेना है। तो एवरेज एज अपन 60 नहीं ले सकते। तो जस्ट सपोज मैंने एक बार 61 ली, यहाँ पे मैं 62 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 70 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 9 ईयर का आ रहा है, तो ये अपने टोटल परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी जो एवरेज एज रही होगी वो 61 रही होगी और इसकी एज एक की पर्सन की 62 है, एक की 70 है। जब ये लीव करा इन्होंने ग्रुप तो टोटल 10 ईयर्स रिड्यूस हुई, यहाँ पे 10 ईयर्स अपनों का पूरा हिसाब मिल गया। अब अगर आप कहो कि नहीं हमें तो पूरा का पूरा टोटल सॉल्व करके देखना है इसको कि किस तरीके से सॉल्व करें, तो वो भी अपन करके देख सकते हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कंप्लीटली फॉर्मूला लगा के। वो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि अगर मैंने एवरेज एज जस्ट सपोज मैंने एक्स मान ली, ठीक है। अब मेरे पास में जो भी टोटल बंदे थे उनकी एज मान ली मैंने, और ये जो अलग से 2% मेरे को दे रखे हैं 7 6 13 132 और डिवाइड बाय 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सारों की जो एज आएगी टोटल एज वो मेरे पास में 42x आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों बंदे लीव करते हैं जिसमें से अगर मैं 132 माइनस करता हूं तो मेरे पास में जो एवरेज एज है वो डाउन हो जाएगी 0.25 ईयर से, ठीक है। तो अभी मेरे पास में x थी ना एवरेज एज, तो मैं एक काम करता हूँ x माइनस 0.25 कर देता हूँ। अब मेरे पास में टोटल पर्सन और एज कितने बचे, टोटल पर्सन मेरे पास में जो एज बचे वो यही बची, टोटल पर्सन मेरे पास में 40 आ गए। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा, a इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 0.25 और 40 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में 40x माइनस 10, ये मेरे पास में a की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई और एक एक वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे पड़ी है और x की टर्म्स में ही पड़ी है। तो इन दोनों की मदद से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। a और x की अगर वैल्यू आ जाएगी आपके पास में तो आपके पास में एवरेज एज आ जाएगी। तो ये तो पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था और वैसे भी मैंने आपको करके बता दिया कि किस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट वाला सॉल्यूशन मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, एक बार समझ में नहीं आया हो तो देखो। अपन ने इसमें क्या करा कि ये पता है कि ये 70 इयर्स इसकी एज है, इसकी 62 इयर्स है, ठीक है। अब अगर एज जो एवरेज वाली है वो रिड्यूस हुई है, अगर वो एज रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर वो एज रिड्यूस हुए इसका मतलब ये हुआ कि यार इनकी एज जो है वो एवरेज से ज्यादा रही होगी, तभी रिड्यूस हुई है वो। तो बचे हुए लास्ट में 42 थे, 2% चले गए, बचे कितने, 40% बचे। अब 40% जो बचे हैं उनका अगर मैं 0.25 से एज सारों की सारी रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे पास में 10 ईयर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों ओल्डेस्ट पर्सन गए हैं तो ये सारों से 10 ईयर्स की जो एज है वो लेके चले गए। इसका मतलब ये पहले 10 ईयर ऐड करके लेके आए थे, ठीक है ना, इन्होंने ऐड करके अपने 10 ईयर्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक की एज अगर 62 है, एक की 70 है, तो जो एवरेज एज होगी मेरी वो 62 से कम ही होगी, ठीक है, तभी ये अपने पास में चांस बन सकता है। तो मैंने एक एज मान के देखी कि 61, तो 61 जो मैंने माना तो इसके अंदर ये एक एज 1 ईयर से अबव है 62 वाला, और ये जो है ये इससे 9 ईयर्स अबव है। तो मेरे पास में टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 10 ईयर्स का बन के आ गया कि हाँ भाई 61 जो थी वो एवरेज एज रही होगी, ये 62 है, ये 72 है, तो इन्होंने मिलकर 10 इयर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करा होगा, और 10 इयर्स कंट्रीब्यूट करके ये पूरा का पूरा एवरेज निकला होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, और फॉर्मूले से कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी मैंने एवरेज पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है कि एवरेज वेट दे रखा है ग्रुप ऑफ पर्सन का 9 पर्सन का, जो कि 1.2 kg से बढ़ता है when one of them 40.10 is replaced by a new person, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि एवरेज जो एज है ना वो बढ़ जाती है 1.2 से जब एक 48.10 kg के पर्सन को रिप्लेस करा जाता है न्यू पर्सन से। अब इसका मतलब ये होगा कि जो नया बंदा अपने पास आ रहा है ना उसकी एज फॉर श्योर 48.10 से ज्यादा होगी, तब ही ये इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है एवरेज वेट के अंदर। तो अगर मैं अब इंक्रीमेंट की बात करूं तो मैं 1.20 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 10.8 इयर्स जो है वो मेरा बन के आता है, ठीक है। अब 10.8 इयर्स जब मेरा बन के आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू पर्सन की जो एज रही होगी ना वो 48.10 प्लस 10.8 रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 58 पॉइंट, मैं इसको देखूं तो 10 और 80 का 58.90 इयर्स जो न्यू पर्सन की एज है वो रही होगी, तब जाके ये 1.20 से सारों की एज जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये अपना रिप्लेसमेंट वाला था, इसलिए अपन ने 9% लिया, अपन ने 10% नहीं लिया यहाँ पे। तो ये चीज अपनों को देख के चलनी है कि रिप्लेसमेंट है वहां पे, या फिर जो है अपना क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट है, या फिर कोई पर्सन ऐड हो रहा है या कोई पर्सन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को डायरेक्टली ये पता चल गया। आप इसको फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला लगा के कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज कि अपनों को ये दे रखा है कि मैं मान लेता हूँ कि x को पहले एवरेज एज रही होगी, अब 1.20 से इंक्रीमेंट हो गया, 9% ऑलरेडी पहले थे ही, तो मैं क्या करूंगा कि 9% ऑलरेडी पहले ही थे ही, तो मैं 9% को ही लूंगा, और रिप्लेसमेंट की जगह मैं क्या करूंगा कि 48.10 के साथ में पहले जो एज थी वो भी मेरी ए थी, और साथ में मैं क्या करूंगा कि 48.10, या फिर मैं डायरेक्टली उसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि भाई क्या कहते हैं उसकी एज कितनी रही होगी 48.10 प्लस में कोई ना कोई एज अपन मान के चल लेते हैं बी, बट इसमें वेरिएबल 3 आ जाएंगे फिर दिक्कत आएगी। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिबल व्हेन वन ऑफ देम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो न्यू पर्सन का वेट मैंने ये मान लिया। एक बार स्टार्टिंग से करते हैं कि इसको, अगर मैंने एवरेज एज ये मानी है, टोटल वेट अगर मैंने ये माना है पहले पर्सन का, ठीक है, जिसके अंदर 48.10 भी इंक्लूडेड है, और मैंने 9 ये मान लिया, तो मेरी ए की वैल्यू जो आएगी वो मेरी 9x आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू अगर मेरी 9x आ गई तो 9x में से मैं माइनस कर दूंगा 48.10, और जो नया पर्सन है उसका वेट मैं b मान लेता हूँ, इसको वापस से 9 कर देता हूँ, और जो न्यू एवरेज मेरी बन के आएगी वो x प्लस 1.20 आ जाएगी। आ तो इसके अंदर भी वही रहा है, बट अगर मैं b को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो शायद x की टर्म्स में ही निकल के आएगा, ठीक है ना, वेट इससे तो नहीं निकल के आ पाएगा। हाँ, तो जो पहले वाला मेथड जो मैंने बताया था ना आपको, उसी से ज़्यादा बेटर हो पाया है। फॉर्मूले से तो कहीं ना कहीं ये अटक रहा है क्वेश्चन, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पहले मैंने आपको बताया था वो ज़्यादा बेटर तरीका है। इसमें अगर करने की कोशिश करोगे फॉर्मूला लगा के तो वेरिएबल्स में उलझ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। पहले वाला जो मेथड था वो बेस्ट था, ठीक है, तो आप एक बार उसको वापस से ट्राई करके देख लेना।
अब वापस आते हैं, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है अपने पास में। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में क्या है कि स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है अपनों को बोट ए की, और बोट बी की स्टिल वाटर की दे रखी है। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे अपनों को ये बात बोल रखी है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में 2450 किलोमीटर अपार्ट हैं और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इफ दे मीट आफ्टर 35 आवर्स व्हाट इज द सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी। तो अब अपनों को करना क्या है, देखो इसके अंदर 35 आवर्स के अंदर ये टोटल मीट कर रहे हैं, ओके। और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम देखो, एक जना जो होगा ना वो तो डाउनस्ट्रीम में आ रहा होगा और एक जना अपस्ट्रीम में आ रहा होगा। सपोज करो कि बोट ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपनों को 2450 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि देखो रिवर जो होगी वो ए की तरफ फ्लो करेगी, ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है, अब या रिवर एक या तो ए से बी की तरफ फ्लो करेगी या बी से ए की तरफ फ्लो करेगी। तो जहां पे भी रिवर फ्लो कर रही होगी वहीं पे अपनों को डाउन स्ट्रीम लेना पड़ेगा। तो मैं एक बार ऐसे मान के चल रहा हूं कि जो रिवर है वो ए से बी में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ए जो होगी वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा और बी जो है वो अपस्ट्रीम में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे को जो है स्पीड दे रखी है जो बोट स्टिल वाटर की, वो मेरे को 9x दे रखी है। ठीक है, तो मैं 9x प्लस स्ट्रीम की स्पीड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है बी की मुझे स्टिल वाटर में वो 5x दे रखी है, तो मैं इसको -s कर देता हूँ क्योंकि अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को टोटल टाइम दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा टोटल टाइम। ओके, ये मेरे पास में टोटल टाइम आ गया। तो मेरे पास में डिस्टेंस टोटल कितना दे रखा है 2450, और टोटल स्पीड मेरे पास में कितनी दे रखी है, स्पीड देखो क्या क्या आ जाएगी, अब रिलेटिव स्पीड लगेगी इसके अंदर, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है और बी जो है वो ए की तरफ आ रहा है। तो दोनों जब आमने सामने आ रहे होते हैं तब अपन स्पीड्स को क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, स्पीड्स ऐड अप हो जाती हैं। और जब अपार्ट जा रहे होते हैं, जस्ट सपोज कि ए और बी एक दूसरे से अवे की तरफ जब जा रहे होते हैं ना, तो जो स्पीड होती है उनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और जब ए और बी आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं तब उनकी स्पीड्स को ऐड करा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपन ने डिस्टेंस ले लिया, अब जो स्पीड्स हैं यहाँ पे ए की स्पीड और बी की स्पीड को अपन कर देंगे ऐड, तो 9514x तो यहाँ पे आ गया अपने पास में, और s और s जो होगा वो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और टोटल अपने पास में टाइम कितना आ रहा था 35। अब ये चेक कर लेना कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है नहीं दे रखा, हाँ किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अब अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो एक तो ये डायरेक्टली 7 से भी जा रहा है, तो 7 5 कर देते हैं, 7 3 21, 7 5 35, और यहाँ पे ये आ गया 5 7 70 इज इक्वल्स टू 14x आ गया। अब 14 की टेबल में 5 टाइम चला जाता है, तो x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में वो आ रही है 5। अब x की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अब इन्होंने पूछा हुआ है कि डाउनस्ट्रीम ऑफ a एंड अपस्ट्रीम ऑफ b, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ही लेके चला था ताकि अपना आंसर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वापस अपने को रीराइट नहीं करना पड़े। ठीक है ना, तो अब देखो x की वैल्यू आ गई, तो a की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, पेन चेंज कर लेते हैं। a की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 9x प्लस s है। अच्छा s भी तो अपना निकालना बाकी है, s भी तो निकालना पड़ेगा, स्ट्रीम की स्पीड अपन ने निकाली नहीं, तो स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। स्ट्रीम की स्पीड जो अपनी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड देखो कितनी आ जाएगी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड करूँ। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड अपनों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास में टोटल स्पीड आ सकती है ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो अपन देखो क्या कर सकते हैं, ये इसकी स्टिल वाटर की स्पीड है, ये इसकी स्टिल वाटर की स्पीड है, ये -s में जा रहा है, ये +s में जा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है वो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2 में स्टिल वाटर की स्पीड होती है। ठीक है, स्टिल वाटर की होती है। और अगर अब मैं मान के चलूँ कि अगर मेरे को स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो वो क्या होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड
डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मेरे को मिल सकती है क्या? यहाँ पे एक काम करते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को माइनस करके अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास स्ट्रीम की आ जाएगी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि 9x प्लस एस माइनस 5x करके देखते हैं। रुको एक सेकेंड, नई स्लाइड लेने दो। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देखते हैं कि 9x प्लस एस, और मैं अब क्या करता हूँ, मेरे को अगर स्ट्रीम की निकालनी है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है मेरी, और अब मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा अपस्ट्रीम को। एक सेकेंड, डाउन स्ट्रीम प्लस, हाँ ठीक है, 5x माइनस एस है ना ये, तो 5x माइनस एस जब मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन में 2 कर दूंगा, मेरे पास में स्ट्रीम आ जाएगी। वैसे तो इसमें स्ट्रीम की स्पीड x की अगर मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, बट देख लेते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यार, इससे तो नहीं निकलेगी, कहीं गलती कर रहे हैं कुछ अपन। आंसर आया हुआ है बट एक सेकेंड, यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है ना अपनों को। स्टिल वाटर की तो चलो मेरे पास में आ गई, यहाँ से 9 5 45 आ गई और 5 5 25 आ गई। तो स्टिल वाटर की मेरे पास में 45 और 25 आ गई, बट डाउन स्ट्रीम अगर मेरे को निकालनी है तो मेरे को स्ट्रीम की भी देखनी पड़ेगी स्पीड। अब स्ट्रीम की अगर मेरे को देखनी है तो स्टिल वाटर के साथ में मेरे को ऐड करना पड़ेगा इसको, और फिर मेरे को वापस से इक्वेशन एक बनानी पड़ेगी यार, पर वापस से इक्वेशन बनाने में कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड रुको। दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इफ दे मीट आफ्टर 35 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड? एक काम करते हैं, 9x 5x 14x अपना यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई, और डाउनस्ट्रीम स्पीड अपनों को देखनी है ना, तो टोटल स्पीड यहाँ से निकल के आ गई अपने पास में 2450 अपॉन 35। अबे कुछ तो दिक्कत कर रहे हैं, कुछ तो दिक्कत कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं, इसलिए मिस्टेक है कोई ना कोई। तो x की वैल्यू स्टिल वाटर की अपने पास में निकल के आ गई, और डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। एक सेकेंड, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। 9x प्लस एक्स यहाँ पे आ गया, 5x माइनस एस यहाँ पे आ गया, और अच्छा सॉरी, अगर अपन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करेंगे तो बेसिकली अपने पास में 14x ही आएगा। ठीक है, ये बात एकदम से दिमाग में निकल गई थी मेरे। हाँ सॉरी, मैं यही तो कह रहा था कि अपना आंसर आ चुका है, बट अपन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो अपन ने कितनी बड़ी सिली मिस्टेक करी है, यहाँ पे x की वैल्यू की निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अपन ने जब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम जब करा था ना, तो ये 14x जो है यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड है। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड थी ना एक ही, तो ये 9x प्लस एक्स एस है, और ये b की अपस्ट्रीम स्पीड थी, तो ये भी 5x माइनस एस है। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो वो भी 14x ही बनेगा। तो 14x की वैल्यू तो ऑलरेडी अपन ने 70 निकाल रखी थी, तो अपनों को आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करवा सकता है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अपना पूरा फंडा इस क्वेश्चन का था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड है। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे कैसे बेस्ड है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 36 kg अपनों को बासमती राइस दे रखा है, 60 kg अपनों को रेगुलर राइस दे रखा है, और इस मिक्सचर को 50% अबव द कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्राइस जो है वो सोल्ड करा जाता है। ठीक है, अगर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बासमती टू दैट रेगुलर? तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैं मिक्सचर को 50% अबव द कॉस्ट प्राइस बेचता हूँ और मेरे को 20% प्रॉफिट ही मिलता है, ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिक्कत आएगी। एक तो मैंने मान लिया कि 36 kg यहाँ पे मेरे पास में, ये मैंने इसको नहीं मान सकता। एक काम करता है, मैं कॉस्ट प्राइस को रेशो निकालना ना मेरे को, तो कॉस्ट प्राइस इसकी मैं ए मान लेता हूँ, इसकी कॉस्ट प्राइस में मैंने बी मान ली। ठीक है, अब मेरे पास में ये था 36 kg और ये मेरे पास में था 60 kg। ठीक है, अब मेरे को ये कह रहा है कि मिक्सचर जो मैंने सोल्ड करा पर केजी वो 50% अबव द कॉस्ट प्राइस सोल्ड करा, और 20% का प्रॉफिट मैंने जो कमाया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, अगर मैं पहले से ही इसकी प्राइस निकाल लूँ, कैसे प्राइस निकाल सकता हूँ? जैसे कि मान लो अगर मेरे को यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी,
तो ये तो 12 की टेबल से जा रहा है, 12 3 36 और 12 5 60, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को इसकी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो ये मेरा 3A आएगा, ये मेरा जाएगा 5B, और अपॉन में कितना जाएगा 3 और 5 8 इज इक्वल्स टू में कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मेरे मिक्सचर की। तो ये मेरे मिक्सचर की आ गई कॉस्ट प्राइस। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 50% अबव द कॉस्ट प्राइस मैंने बेचा तो मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं एक काम करके चलता हूँ कि मैंने इसको 150 मान लिया कि 100 रुपये का मिक्सचर था और 150 रुपये में बेचा है, ठीक है। ये तो मैंने बेचा है, अबव द कॉस्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस से बेचा है, और मेरे को यहाँ पे 20% का ही प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 का प्रॉफिट हुआ, तो 6/5 कर लेता हूँ। अब 5 को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो 20 आएगा और इसका आ जाएगा 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की प्राइस थी बट मैंने उसको बेचा 120 पे, ठीक है। प्राइस ऑफ रेगुलर राइस मिक्सचर एट 50% अबव द कॉस्ट ऑफ रेगुलर राइस, बासमती राइस एंड रेगुलर राइस, ठीक है। We sold the mixture at 50% above the cost price of a regular rice. If you earn 20% profit, what is the ratio of the test, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसने बी वाली जो चीज है, बी वाली को इसने कितने में बेचा है 50% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, ठीक है। मैंने जैसे सपोज अगर मैंने इसको बी मान रखा है तो मैं इसको 3/2 करके लेकर चलता हूँ। जैसे 50% का मतलब 50% का रेशो कितना आता है 1/2 आता है। अब मैंने इसको 50% ज्यादा में बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3:2 में बेचा है। तो जितने में बेचा है वो 3 है और जो कॉस्ट प्राइस थी मेरी वो 2 है। तो मैं एक बार ये मान के चलता हूँ कि इसको मैं 2 भी मान लेता हूँ और इसको मैं ये बोल देता हूँ कि भाई मिक्सचर जो है वो मेरा वो बिका है 3B में, क्योंकि इसने बोल रखा है, ये समझने वाली लाइन है कि ही सोल्ड द मिक्सचर एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेगुलर राइस। तो रेगुलर राइस का अगर मैंने 2B माना है तो 2B का 50% कितना हो जाएगा 1B, उसके अबव में बेचा है तो मैंने 3B में टोटल के टोटल मिक्सचर को बेचा है और मैंने 20% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। 20% का प्रॉफिट अगर मैंने यहाँ पे कमाया तो इसका मतलब हुआ कि 6 में मैंने बेचा है, 5 की चीज जो मैंने है वो 6 में बेची है, तो मेरा 20% का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने 6 के अंदर बेचा है तो यहाँ पे अगर मैंने 3 ले रखा है, ठीक है ना, तो मेरे को फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, ये 6 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में तो मैंने इसको क्या करा है, मैंने इसको बेचा है, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस थी इसकी 5B। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो मैंने बेचा है इसको और एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी अपनी 5B। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। आप कैसे पुट करोगे, देखो 3A, ये मैंने कहां से पुट करा हुआ है, ठीक है, 3A प्लस 5B अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू 5B, क्योंकि यही मेरी एक्चुअल प्राइस थी, सोल्ड वाली मेरी एक्चुअल प्राइस नहीं थी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। तो मेरे पास में 3A प्लस 5B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40B। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 3A इज इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया 35B। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इधर से रब कर देता हूँ मैं। अब मेरे को सिंपल से इसमें A और B का रेशो निकालना था, ठीक है ना। तो A और B का अगर मेरे को रेशो यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि A अपॉन में B कर दूंगा और यहाँ पे 35/3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में A और B का यहाँ पे रेशो निकल के आ गया। तो मेन जो चीज इस पे फोकस करने वाली जो लाइन थी वो सिर्फ ये वाली थी कि इसने जो मिक्सचर है वो 50% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेगुलर राइस में सोल्ड करा है और इसने 20% का जो है प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। और रेशो इसमें पूछा होता, रेशो हमने फाइनली निकाल दिया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन अपना। ये अपनों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे रखा है कि इसके अंदर क्या दे रखा है कि a mixture with a certain quantity of milk and 40 liters of water is sold as 30 liters per at no profit no loss, ठीक है। If the price of the pure milk is this, how much pure liter is there in the mixture? अब देखो क्या बोल रहा है कि कुछ क्वांटिटी मिल्क की थी और 40 लीटर जो था हमारे पास में वाटर था वो अपन ने 30 रुपीज में पर लीटर में बेचा है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं मिल्क और वाटर को यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके। और जो मेरा मिल्क था, मेरा वाटर जो था मेरा 40 लीटर्स था, यहाँ पे मैंने इसको 30 रुपीज पर लीटर में नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा है।
इफ द प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क इज, अगर 60 दे रखा है मेरे को, तो प्योर मिल्क की प्राइस मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे प्राइस को रख लेते हैं अपन, क्योंकि नीचे अपन ने क्वांटिटी ले ली ना, तो इसको 60 यहाँ पे रख लेते हैं। हाउ मच प्योर मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, तो प्योर मिल्क की वो बात पूछ रहा है कि कितना है। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। अब वाटर की चलो कॉस्ट बताओ, वाटर की कॉस्ट क्या होगी, यही इंपॉर्टेंट है। वाटर की कॉस्ट होगी यहाँ पे 0। आपके क्वेश्चन में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वाटर की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा 0 ही मान के चलते हैं, और यही इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट इसका था, वरना आप दो वेरिएबल लेके चलते ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो वाटर की जो कॉस्ट ली जाती है वो हमेशा 0 ली जाती है, वाटर की प्राइस कोई नहीं कंसिडर करी जाती। अब अपने पास में एक से वेरिएबल x बचेगा। अब अपन इस पे क्या कर सकते हैं कि ये अपने को दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे कि x इंटू 60 प्लस 40 इंटू 0, ये तो कंप्लीट 0 ही बन जाएगा, 40 प्लस x, और अपने पास में फाइनल अमाउंट जो बनेगी वो 30 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ये 60x अपने पास आ गया, ये क्वांटिटी 0 वैसे ही बन गई, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 प्लस x से, तो ये अपना कितना बन गया 1200, यहाँ से आ गया 30x अपना यहाँ पे आ गया, 60x अपना यहाँ पे आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 1200, तो ये अपना कैंसिल हो गया, 3 4 12 40। x की वैल्यू जो अपने पास में आई है 40, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में मिल्क की जो क्वांटिटी थी, प्योर मिल्क की क्वांटिटी, वो कितनी आ गई 40 लीटर। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, बट अपन ने इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के सॉल्व कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सिर्फ यही थी कि वाटर की कॉस्ट जो दे रखी थी वो 0 दे रखी थी। काफी सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे आज अच्छे क्वेश्चन थे, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन समझ में, तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, जो भी जहाँ पे भी आपको डाउट लगे मैं उसको वापस समझा दूंगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करके खुद से जरूर से ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। आपको पीओ वाले क्वेश्चन के, पीओ वाले एग्जाम के अंदर यही सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अभी से रिग्रेस प्रैक्टिस रखोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग की क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको जरूर से बताना, और डीआई का, कल मैं डीआई का आप लोगों के लिए एक एग्जाम ओरिएंटेड सेट लेके आता हूँ, साथ में अर्थमेटिक के और क्वेश्चंस लेके आता हूँ। रीजनिंग के अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो जरूर से बताना, रीजनिंग के भी वीडियोस बना दूंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।